अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Supervision of the execution of an istisna contract. Clause 5/1. It is permissible for the seller and the purchaser to appoint technically experienced consulting firm to represent it in determining whether the subject matter conforms to the contractual specification and to advise the institution as to whether payment for the subject matter or delivery or acceptance of it under the terms of the contract should take place and they should adhere its resolutions. चीज़ बन के तैयार हो गई है। क्योंकि मेगा स्ट्रक्चर था तो अब जो ऑर्डरर है और मैन्युफैक्चरर आपस में म्यूचुअली कंसल्ट करके ये तय कर सकते हैं कि ऑर्डरर किसी भी कंपनी से रब्ता कर ले और उनसे कहे कि जनाब हम ये टर्म्स एंड कंडीशन थी हमारे इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या हम अपने इस इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने जो चीज़ बन गई है इस चीज़ को रिसीव कर लें और जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने तय की थी उसको सामने रखते हुए इसको कॉन्ट्रैक्ट चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। भाई वो चीज़ को देखेगी, टर्म्स एंड कंडीशन को सामने रखेगी, जो स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है, क्या क्वालिटीज़ और जो स्पेसिफिकेशंस कही गई थी वो स्पेसिफिकेशंस पूरी हो रही हैं। अगर तो वो यस कर देती है तो ये चीज़ को रख लेंगे, अगर वो कहती है कि नहीं जो टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिकेशंस कही गई थी वो स्ट्रक्चर में पूरी नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन व्हेन एक्टिंग एज द मैन्युफैक्चरर टू ड्रॉ अप an independent and separate contract of agency appointing the ultimate purchaser as an agent of the institution to supervise the manufacturing or construction process so as to ensure that items produced conform to contractual specification. ये भी अगेन वही बात है कि जो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग एज द मैन्युफैक्चरर, वो एक था कि भी इंस्टीट्यूशन एज ए ऑर्डरर जो था वो काम कर रहा था। अब यहाँ पे सेकंड क्लास है कि इंस्टीट्यूशन एज ए सेलर या एज ए मैन्युफैक्चरर वो किसी भी एजेंसी किसी भी कंपनी के साथ एजेंसी अपॉइंटमेंट वो कर सकता है, उसको अपने वकील नामजद कर सकता है। Appointing the ultimate purchaser as agent of the institution to supervise the manufacturing or construction process so as to ensure that the items be कि इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ बनवा रहा है और फैसिलिटेट करना है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट को अपने एजेंट नॉमिनेट करके कह सकता है कि तुम देखभाल करते रहो कि क्या मैन्युफैक्चरर चीज़ को टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक बना रहा है या नहीं बना रहा। क्यों? इसलिए कि इस्लामिक बैंक ने किसी भी इदारे को जिसको कहा हुआ है कि ये चीज़ बना के दो, उससे वो चीज़ लेके देनी तो अल्टीमेट परचेजर को है, क्लाइंट को है। तो उसी क्लाइंट को कहा जाए कि तुम हमारे एजेंट के तौर पे देखते रहो, क्योंकि भाई खरीदनी तो बाद में तुम नहीं है ना, तो इसी वजह से इन चीज़ों का खास ख्याल रखता रहे। तो ये बुनियादी तौर पर ये बात करना चाह रहा है। It is permissible for the manufacturer and the ultimate purchaser to agree on the party who will bear the additional costs of supervision of an istisna contract. भाई वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर और क्लाइंट आपस में मिलकर इस बात के ऊपर कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं कि जो अखराजात होंगे देखभाल के, इन चीज़ों के एडिशनल कास्ट के जो सुपरविजन देखभाल होगी वो कौन बियर करेगा, अल्टीमेट परचेजर बियर करेगा या इस्लामिक बैंक बियर करेगा। आपस में जो बात भी वो तय कर ले। ये भी हो सकता है इस्लामिक बैंक बियर करेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है कि अल्टीमेट परचेजर बियर करेगा, और ये भी हो सकता है कि मिल के करेंगे, 50% आप दे देना, 50% हम दे देंगे। तो वट एवर जहाँ पर भी उनकी कॉन्सेंट बनेगी वही उसी के मुताबिक पेमेंट होगी। नंबर 6, delivery and disposal of the subject matter. The manufacturer is discharged from liability if the subject matter is delivered to either the ultimate purchaser or to a person appointed by him
यानी मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बना ली, टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक बनाई, अब उसने डायरेक्टली क्लाइंट को दे दी या उस बंदे को दे दी जिसको क्लाइंट ने अपॉइंट किया था कि ये जनाब आपसे रिसीव कर जाएगा, दोनों को दे सकता है। और इफ द अल्टीमेट परचेजर इज इनेबल्ड टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट मैटर, या ये भी हो सकता है कि चीज बनाकर उसको इस काबिल कर दिया कि वो चाहे तो पोजीशन ले ले। मिसाल के तौर पर मेगा स्ट्रक्चर था या कोई भी चीज थी, उसको दिखाया ये लो जनाब ये चीज आपकी है। अब एक चीज है कि भी वो फिजिकली उस चीज, अगर मेगा स्ट्रक्चर है, अंदर गया, उसने ताले खोले, चाबी और चीज को देखा तो उसकी पोजीशन हो गई, लेकिन सिर्फ कीज दे देना भी काफी है अगर वो इस तरह के। तो हम कहेंगे कि उसको इनेबल कर दिया था कि वो ये ले ले, अब उसकी मर्जी वो ले या ना ले, लेकिन काबिल उसको इस काबिल कर दिया कि वो पोजीशन ले सकता था, तो कहते हैं डिलीवरी शुमार हो जाएगी। 6/1/1 इफ द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट कंफॉर्म टू द कंट्रैक्चुअल स्पेसिफिकेशंस एट द डेट ऑफ डिलीवरी, द अल्टीमेट परचेजर हैज द राइट टू रिजेक्ट द सब्जेक्ट मैटर। भाई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं बनाई, इस वजह से मैं तो चीज कबूल नहीं करूंगा। और टू एक्सेप्ट इट इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, इन विच केस द एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफेक्ट पाया गया और फिर भी वो कहता है कि मैं कबूल करता हूं, तो फिर ये उसकी कंसेंट शुमार होगी। It is also permissible for the contracting parties to agree on acceptance of a subject matter that fails to conform to the specifications, even if such an arrangement involves a price discount. हाँ, वो कहता है कि अगर वो ये बात भी कहता है कि जनाब इसके अंदर डिफेक्ट है, मैं इसको कबूल करता हूँ, शर्त यह है कि मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दो। अगर तो मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट दे देता है और वो उसको दोनों मिलकर राजी हो जाते हैं, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इफ द सेलर ऑफर्स 6/1/2 इफ द सेलर ऑफर्स टू डिलीवर ए बेटर क्वालिटी, then the purchaser shall accept his condition, provided that the seller shall not charge any additional amounts for the better quality, which may be considered one of the ways in which a contract is ethically fulfilled, unless the quality specified in the contract is particularly pursued by the purchaser. टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई थी, मिसाल के तौर पर जी लो क्वालिटी की चीज़ बनानी है, लेकिन सेलर ने हाई क्वालिटी की चीज़ बना दी और उसको आकर दे दी, तो अल्टीमेट परचेजर से कहा जाएगा कि भाई इसे एक्सेप्ट करो, और नॉर्मली वो उसको एक्सेप्ट ही करेगा। अच्छा, अब इसमें ये सिचुएशन पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट तो करे, लेकिन आगे सेलर ये कहे कि जनाब टर्म्स एंड कंडीशन लो क्वालिटी की तय हुई थी, चूंकि मैंने आपको दी है हाई क्वालिटी, लिहाजा प्राइस बढ़ाओ और मुझे एडिशनल पेमेंट करो। तो कहते हैं परचेजर सेलर को ये राइट नहीं होगा। अच्छा, इसका अगर वाइस वर्सा हो जाए कि हाई क्वालिटी तय की थी लेकिन चीज़ लो क्वालिटी की प्रोवाइड कर दी, तो फिर वहां पर वो प्राइस डिस्काउंट का मुतालबा कर सकता है। इट इज परमिजिबल 6/2 इट इज परमिजिबल दैट डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टेक्स प्लेस बिफोर द ड्यू डेट ऑन कंडीशन दैट सब्जेक्ट मैटर मीट्स स्पेसिफिकेशंस एग्रीड अपॉन, in which case the ultimate purchaser is obliged to accept the subject matter. चीज़ बन के तैयार हो गई है, लेकिन जो डिलीवरी डेट तय की थी उसमें अभी 4 से 5 दिन रहते हैं, तो कहते हैं कि अगर तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सब कुछ मीट कर रहा है और चीज़ ठीक बनी हुई है, तो फिर परचेजर से कहा जाएगा कि भी अपनी डिलीवरी ले लो, भले 4 से 5 दिन पहले बन गई है। If the ultimate purchaser is unwilling to take delivery of the subject matter, the rule on this point depends on whether or not there is justification for the refusal. If there is a good reason for rejection of the subject matter, the ultimate purchaser should not oblige to accept it. भाई 4 से 5 दिन पहले मैं आपसे लूँ,
मैंने आपको ऑर्डर दिया था इस नीयत के साथ कि आपसे चीज़ बनवा के आपसे लूँगा और फिर मैं किसी XYZ को डिलीवर करूँगा। मैंने उसको बेची हुई है चीज़, लेकिन जिसको मैंने देनी है अभी उसमें 5 दिन बाकी हैं और वो मुझसे नहीं लेगा। मैं ये चीज़ कहाँ रखूँगा? मैं जहाँ पे भी रखूँगा मुझे स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, मुझे एक्सपेंडिचर उठाने पड़ेंगे, लिहाजा मैं आपसे इतने दिन पहले नहीं लेता। ये उसका वैलिड रीज़न है कि उसको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है, वो इनकार कर सकता है। मैं नहीं भाई, जो दिन तय हुआ था मुझे उसी दिन ही डिलीवर करना, फिर ये उसका राइट है। अगर उसके पास इसके अलावा कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो फिर उसको कहा जाएगा कि भाई अपनी चीज़ उठाओ। If there is not a good reason for rejecting it, then the ultimate purchaser will be obliged to accept the subject matter. 6/3. The delivery of the subject matter may take place through constructive possession by enabling the ultimate purchaser to take control over the subject matter after the production process is completed. वही वाली बात, चीज़ बनाई और उसको इस काबिल कर दिया कि भी तुम इस पे कब्जा ले सकते हो। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। उसको इस काबिल कर दिया, ये लो जी बिल्डिंग बनानी थी, ये ले जी सामने बिल्डिंग है आपके, ये मैंने आपको दे दी। अब उसको ये कहने के बाद इसका मतलब है आपने उसको कब्जा दे दिया, वो पोजीशन ले सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं दिया, क्लाइंट के किसी एजेंट को भी पोजीशन दे दी तो वो भी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, तो ये कहा जाएगा कि डिलीवरी हो गई है। At this point, the liability of the manufacturer in respect of the subject matter comes to an end and the liability of ultimate purchaser begins. इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर था उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और ख़रीदार की जिम्मेदारी शुरू हो गई। If after enabling the ultimate purchaser to take control over the subject matter, any loss or damage subsequently occurs to the subject matter without any proof of negligence or misconduct on the part of the manufacturer, then ultimate purchaser is liable. अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद बिल्डिंग गिर गई, चूंकि पोजीशन ले चुका था तो कहते हैं ये नुकसान किसका होगा? अल्टीमेट परचेजर का होगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डैमेज था, डैमेज की वजह से बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचा, या जो एसेट मैन्युफैक्चर हुआ है उसके अंदर ऐसा डैमेज था जो मैन्युफैक्चरर के एंड पे था, नेग्लिजेंस की वजह से था, तो उससे जो लॉस होगा वो मैन्युफैक्चरर बियर करेगा। भले पोजीशन के बाद वो अपीयर हुआ, भले डिलीवरी के बाद हुआ, यानी एसेट उसको मिल गया, बाद में डिटेक्ट हुआ, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट है, तो फिर उसका जो लॉस होगा वो मैन्युफैक्चरर बियर करेगा। दिस इज देयरफॉर the demarcation line between the liabilities of the two parties, the liability of the manufacturer and the liability of ultimate purchaser. ये वो फर्क करने वाली लाइन है, यानी यही बात कि जब पोजीशन हो गई है तो अब एक लकीर खींच दी गई है दोनों की लायबिलिटीज के दरमियान कि कौन सी जिम्मेदारी किसकी है। 6/4. If the ultimate purchaser refuses to accept the subject matter without a good reason after he is enabled to take possession, the subject matter will remain in the possession of the manufacturer on a trust basis. चीज़ बन के तैयार हो गई, डिलीवरी डेट भी आ गई थी और उसको इस काबिल भी कर दिया था कि वो पोजीशन ले ले, लेकिन उसके बावजूद उसने पोजीशन नहीं ली और चीज़ मैन्युफैक्चरर के पास रही, तो कहते हैं कि अब चीज़ मैन्युफैक्चरर के पास किस कैपेसिटी में रहेगी? क्या सेलर की कैपेसिटी में रहेगी? वो कहते हैं नहीं, उसने तो इसका मतलब है उसको डिलीवर कर दिया था, अब उसने नहीं उठाया तो उसकी मर्जी थी। अब चीज़ अगरचे मैन्युफैक्चरर के पास पड़ी हुई है लेकिन इन कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट पड़ी हुई है, अमानत के तौर पे पड़ी हुई है। इसका मतलब हुआ कि अब अगर एसेट को कोई लॉस और डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर पे नहीं आएगी, वो परचेजर पे ही आएगी, जो कि अमीर नुकसान का जिम्मेदार नहीं होता। In which case the manufacturer will not be liable for loss or damage that occurs to it unless such loss or damage is a result of negligence or misconduct of the part of the manufacturer. बिल्कुल ऐसे ही है, चूंकि अमीन जब अमानत का ख्याल न रखे और वो नेग्लिजेंस बरते और अमानत ज़ाय हो जाए तो फिर उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है। The ultimate purchaser bears the expenses for the safe keeping of the subject matter.
मुमकिन है चीज़ ऐसी हो उसकी हिफाजत के लिए कोई खर्चा करना पड़ा हो, तो फिर वो अखराजात भी अल्टीमेट परचेजर बियर करेगा, क्योंकि चीज़ का मालिक वो है, इसके पास तो अमानत के तौर पर रखी हुई है। 6/5 It is permissible to state in a contract of istisna that the manufacturer will act as the agent of the ultimate purchaser to sell the subject matter if there is a delay on the part of the purchaser in taking delivery of the subject matter within a particular period of time. ये भी तय हुआ था कि जनाब चीज़ में बना के आपको इस तारीख का मैं डिलीवर करूंगा, अगर आपने इस तारीख को ये चीज़ न उठाई तो मैन्युफैक्चरर कहता है मुझे ये इख्तियार होगा कि मैं वो चीज़ आपके बिहाफ पे मैं किसी और को बेच दूंगा और अपने जो कॉस्ट होगी मैं उससे रिकवर करूंगा, क्योंकि उठानी तो आपने थी, आप आए नहीं, मेरा तो अखराजात हुए थे, मैंने तो पूरा करना है, लिहाजा मैं किसी और को ये चीज़ बेचूंगा और आपके बिहाफ पे बेचूंगा। In this case, the manufacturer will sell the subject matter on behalf of the ultimate purchaser, and after deducting the agreed contract price, the balance, if any, will be returned to the purchaser. इस्तिस्ना की कीमत तय होती है ना आपस में। अगर तो मैन्युफैक्चरर ने उस चीज़ को बेचा, उसके साथ जो कीमत तय हुई थी उससे ज़्यादा कीमत पर बेचा, तो मैन्युफैक्चरर सिर्फ उतनी कीमत डिडक्ट करेगा जितनी उसके साथ तय हुई है। इजाफी जो मुनाफा है वो अल्टीमेट परचेजर को वापस जाएगा। If the price obtained is less than the contract price, the manufacturer shall have a right of recourse to the ultimate purchaser for the recovery of the remaining balance. अगर कम कीमत पे बिका है तो उसका अखराजात जितनी कीमत तय हुई थी उसके साथ उससे कम में बिका है तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो अल्टीमेट परचेजर से वसूल की जाएगी। In addition, the ultimate purchaser will bear the expenses incurred in selling the subject matter. और अगर उस चीज़ को बेचने के लिए भी कोई अखराजात उठाने पड़े हैं तो वो भी अल्टीमेट परचेजर बियर करेगा। 6/6 It is permissible for the contract of istisna to include a fair penalty clause stipulating an agreed amount of money for compensating the ultimate purchaser adequately if the manufacturer is late in delivering the subject matter. ये कह सकता है कोई भी पेनल्टी क्लॉज कि अगर आपने टाइम के ऊपर मुझे डिलीवरी नहीं दी तो आपके ऊपर इतना फ़ाइन लगेगा। इस्तिस्ना के अंदर जो फ़ाइन लगाया जाता है उसे कहते हैं शर्त जज़ाई, शर्त जज़ाई पेनल्टी क्लॉज होती है। इस शर्त जज़ाई को कहा जाता है डिस्काउंट, इसको कहा जाता है डिस्काउंट, कि जो बायर मैन्युफैक्चरर पे लगाता है कि अगर आपने चीज़ इतनी मुद्दत तक न दी तो मैं आपको इतनी अमाउंट कम दूंगा, कीमत से 5,000 रुपये कम दूंगा, यानी मेरा 5,000 रुपये डिस्काउंट होगा, फिर मैं आपको पैसे कम दूंगा। इसे कहते हैं शर्त जज़ाई, ये पेनल्टी क्लॉज होती है। Such compensation is permissible only if the delay is not caused by the intervening contingencies. अगर तो ऐसे हालात की बुनियाद पर लेट हुआ कि जो हालात मैन्युफैक्चरर के इख्तियार में नहीं थे, यानी कि जिस तरह के आसमानी आफतें आ जाती हैं, हालात इकोनॉमी की इसी तरह बन जाते हैं, तो फिर तो उसका पेनल्टी क्लास नहीं ली जाएगी। However, it is not permitted to stipulate a penalty clause against the ultimate purchaser for default on payment. लेकिन अल्टीमेट परचेजर के ऊपर यह नहीं कहा जा सकता कि तुमने अगर कीमत की अदायगी में ताखीर की तो फिर तुम्हें जो है वो इतना फाइन देना पड़ेगा। उसकी वजह है मैन्युफैक्चरर पे लगाना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि मैन्युफैक्चरर पर कोई लायबिलिटी या डेट नहीं होता। जब डेट नहीं होता तो पेनल्टी अगर उसे वसूल की जाएगी तो वो डेट के ऊपर पेनल्टी नहीं है, लिहाजा वो रिबा नहीं होगा। लेकिन कीमत जो होती है वो परचेजर के ऊपर क्या होती है? लायबिलिटी होती है, डेट होती है। उसके ऊपर अगर फाइन चार्ज करोगे तो वो फाइन होगा डेट के ऊपर फाइन, एडिशनल अमाउंट, तो वो क्या बन जाएगी? रिबा। तो इस वजह से उसके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। 6/7 It is not permissible
to sell the subject matter prior to taking either actual or constructive possession of it. इस्तिस्ना की चीज़ को आप जब तक अपने कब्जे में नहीं लेंगे उस वक्त तक आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते. However, it is permissible to conclude an istisna contract to sell an item on the basis of description or specification that is similar to an item to be acquired from a manufacturer, that this is called istisna muwazi, parallel istisna. हाँ, जिस तरह सलम पे खरीद कर पैरेलल सलम हो सकता था, इसी तरह इस्तिस्ना खरीद कर पैरेलल इस्तिस्ना भी हो सकता है. क्योंकि इस्तिस्ना के अंदर चीज़ पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो इस वजह से इसको बेचा जा सकता है. लेकिन इस्तिस्ना पे बनवाई गई चीज़ को आप मुराबहा पे नहीं बेच सकते, आप मुसावमा पे नहीं बेच सकते, आप किसी भी और सेल के जरिए नहीं बेच सकते, क्योंकि उन तमाम सेल्स के लिए ज़रूरी है कि चीज़ एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, सेलर उसे ओन भी करे और वो सेलर उसे पोजेस भी करे. ये कंडीशंस का पाया जाना ज़रूरी है. 6/8 इट इज़ परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन acting in the capacity of ultimate purchaser to appoint, after taking possession of the subject matter, the manufacturer as agent to sell the subject matter to later's customer on behalf of the institution. इस्लामिक बैंक खरीदार है. इस्लामिक बैंक ने ABC कंपनी को कहा कि हमें ये चीज़ बना के दो. अब इस्लामिक बैंक को उसने चीज़ बना के दी. इस्लामिक बैंक उसी मैन्युफैक्चरर को अपना एजेंट नॉमिनेट कर सकता है कि ये तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हारी बनाई गई चीज़ मार्केट में कहाँ सेल आउट होगी, हमारे बिहाफ पे हमें मार्केट में ये चीज़ फिरोख्त करवा दो, सेल कर दो. तो ये अपॉइंटमेंट वो कर सकता है. दिस एजेंसी इज परमिसिबल वेदर इट इज कैरिड आउट फ्री ऑफ चार्ज. ABC के लिए जायज़ है कि वो बगैर किसी कमीशन के ये चीज़ उसके बिहाफ पर उसको सेल आउट कर दे, और फॉर अ कंसिडरेशन आइदर इन फॉर्म ऑफ द फिक्स्ड फ्री और अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द सेल प्राइस. या वो ये भी कह सकती है ABC कंपनी, जनाब आप हमें अपना एजेंट बना रहे हैं तो हम अपनी कमीशन तो लेंगे, और कमीशन कितना होगा, जितनी कीमत पे ये चीज़ जाएगी उस कीमत का 2% हमारा कमीशन होगा. क्लियर? तो इस वजह से ये उसके लिए जायज़ है. On the condition that contract of agency and the contract of istisna were not entered into in connection with each other. यानी ये पहले से कंडीशन नहीं बनाई गई होगी कि हम आपको अपना वकील बनाएंगे तभी आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट इस्तिस्ना और एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, आपस में डिपेंडेंसी आ जाएगी, और ये शरीयत में अलाउ नहीं है कि दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ आपस में डिपेंडेंट करें.